राजनीति की लंबी यात्रा, सामाजिक जीवन का विस्तृत आकाश, संबंधों की गहरी डोर, संवाद में वाक पटुता पर जोर, समय से शाश्वत संघर्ष, चुनौतियों का स्वीकार सहर्ष, सभी के प्रति संवेदना, राष्ट्रभाव की स्पंदित चेतना। कुछ ऐसा ही जीवन रहा है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का। भारत का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कभी कॉन्वेंट गया नहीं। ग्रामीण स्कूल में पढ़ा मैं बचपन में। मेरा परिवार में कोई पढ़े लिखे लोग भी नहीं था उस समय। 3 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल जाके पढ़ के मैं वापस आते थे। बिजली भी नहीं था। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के तब के एक अनजान गांव चवथापालम में जन्म लेने वाला एक बालक किसी दिन देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद को सुशोभित करेगा, ये केवल नियति को पता था। प्रकृति ने उस दुर्गम रास्ते को बड़े जतन से कांटों के बीच तैयार किया। जन्म के 2 वर्ष के भीतर मां का साया सिर से उठा तो एक बार की जैसे आगे की राह अंधेरी अंतहीन सुरंग की तरह दिखी। लेकिन उस अंधेरे में दिखने वाली रोशनी ने जीवन को फिर से पटरी पर ला खड़ा किया। हौसला, जिजीविषा, मधुरता, मिलनसारिता और अथक श्रम से बाजी कैसे पलटी जा सकती है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसके जीवंत प्रमाण हैं। लेकिन नियति के इस रोचक खेल की कहानी के बीच सबसे बड़ी उपलब्धि एक साधारण बालक का असाधारण ऊंचाई पर पहुंचना नहीं है। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि फिर वो बात क्या है। वो बात है उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी सरल बने रहना, राजनीति की रपटीली राहों के बीच भी अपनी सहजता को सहेज कर रखना। राजनीति में कईयों के लिए प्रेरणा, प्रमाण और उदाहरण बनने वाले देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अब तक की यात्रा पर संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति है, राजनीति का सहज पथिक। एक समय था जब भारत का इतिहास राजे रजवाड़ों का इतिहास हुआ करता था। एक समय था जब भारत का इतिहास सेनापतियों और जमींदारों का इतिहास हुआ करता था। और एक समय था जब भारत का इतिहास ऐसे व्यक्तियों का इतिहास हुआ करता था जो काफ़ी बड़े परिवारों में जन्म लिया करते थे। लेकिन आज़ादी के कुछ समय बाद एक ऐसा समय आया जब भारत का इतिहास सामान्य नागरिकों का इतिहास बनने लगा, किसानों और मजदूरों के परिवारों का इतिहास बनने लगा। नमस्कार, संसद टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट का यह अंक एक खास व्यक्ति पर केंद्रित है, एक खास शख्सियत को समर्पित है और वो शख्सियत है एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत की स्वतंत्रता के लगभग 2 वर्ष बाद का समय। देश के अपेक्षाकृत पिछड़े राज्य आंध्र प्रदेश का एक पिछड़ा इलाका, नेल्लोर का एक गांव चवथापालम। 1 जुलाई 1949 को एक बालक ने एक किसान परिवार में पिता रंगैया नायडू और माता रामनम्मा के घर जन्म लिया। भगवान वेंकटेश के भक्त रहे माता पिता ने तिरुपति बालाजी मंदिर में पहले ही मन्नत मान रखी थी कि उनके घर में जन्म लेने वाले पहले बालक का नाम होगा वेंकैया। नवजात शिशु की पहली किलकारी सुनी तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही। तय मन्नत के हिसाब से उस बालक का नाम रखा गया मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू। ये वही घर है जहां उस भाग्यशाली बालक ने जन्म लिया। पहले ये मिट्टी और छप्पर का हुआ करता था। कुछ वर्ष पूर्व रंगरोगन और मरम्मत करके इसे नए रूप में तब्दील कर दिया गया। घर के शरीर का कलेवर तो बदल गया, लेकिन घर की आत्मा में स्थित स्मृतियां अभी भी वैसी ही बनी हैं। यहाँ स्थायी तौर पर कोई नहीं रहता, लेकिन रखरखाव की पूरी व्यवस्था है। इस ऐतिहासिक घर से वेंकैया नायडू के जन्म की यादें जो जुड़ी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की जीवन यात्रा जहां से प्रारंभ हुई, उन जड़ों को तलाशते हुए हम भी उनके पुश्तैनी गांव पहुंच गए। वेंकैया नायडू के ननिहाल पक्ष के लोग इस घर के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालते हैं। घर में रखे पुराने चित्र स्वयं में पूरी कहानी कहते हैं। संभव है आप एक बार में ना पहचान पाएं,
लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच मूंछ पर हाथ रखे जो नौजवान है वो हैं उस समय के वेंकैया नायडू। ऊर्जा और जीवन की आशा से ओतप्रोत एक व्यक्तित्व। तब शायद ही किसी को पता हो कि यह युवक एक दिन देश के उपराष्ट्रपति के पद को शोभायमान करेगा। फिर भी 2 बहनों के बाद जन्मे वेंकैया नायडू के प्रति घर परिवार के लोगों को आशा की किरणें दिखनी शुरू हो गई थीं। वेंकैया नायडू का भरा पूरा परिवार यहीं रहता था। इनके पिता रंगैया नायडू अपने गांव के एक बड़े किसान थे, जिनके पास खेती की जमीन के अलावा पर्याप्त पशुधन भी था। स्थानीय लोग बताते हैं कि वेंकैया नायडू जब भी गांव आते हैं अपने परिवार के विषय में लोगों को बताते हैं। उन्होंने बताया कि वेंकैया नायडू की इस गांव से खट्टी मीठी दोनों तरह की यादें हैं। నాయుడు గారు వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని కలుస్తారు ఇక్కడ కలుస్తారు మొన్న ఇటీవల కూడా ట్రస్ట్కి వస్తే అందరం కలిసి మా గ్రామస్తులందరూ కలిసి ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీసుకున్నాం। अपने परिवार की स्मृति को जीवंत रखने के लिए वेंकैया नायडू ने अपने पुश्तैनी घर का एक हिस्सा पुस्तकालय बनाने के लिए स्थानीय पंचायत को दान में दे दिया। पुस्तकालय का नाम अपने पिता रंगैया नायडू और माता रामनम्मा के नाम को मिलाकर श्रीरंगनम्मा पुस्तकालय रखा है। गांव की चौपाल पर वेंकैया नायडू के हम उम्र नजदीकी संबंधी कटारी वेंकटा सुबैया मिले। उन्होंने वेंकैया नायडू के बचपन की कुछ यादें साझा की। కూడా విఆర్ కాలేజ్ ఆయన చదువుకునేది। ఆయన పియూసీ ఉన్నప్పుడు నేను మెట్రికులేషన్లో ఉన్నాను। ఆయన తర్వాత స్టెప్ అభివృద్ధి అయిపోయి చదువుకుంటా పోయినాడు। మేము మెట్రికులేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కు శ్రీకాళహస్తికి పోయినా మా మేనత్త కాడికి। ఆడికి వెళ్ళిపోయినా నేను ఇంటర్మీడియట్తో ముగించేశాను। ఆయన కంటిన్యూషన్ చేసుకొని అభివృద్ధిగా బిఎల్ చదివినాడు। बचपन की इन यादों में एक उदास पन्ना भी जुड़ा है। एक ऐसी घटना जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वो तब मात्र 1.25 साल के थे जब एक दुर्घटना हुई और उनकी माता का निधन हो गया। घर की ही एक पिघलाल भैंस ने उनकी मां रामनम्मा के पेट में सींग मार दी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। नियति का खेल ही था कि जिस समय ये दुर्घटना हुई बालक वेंकैया मां की गोद में थे। वो छिटक कर दूर गिर गए। वेंकैया नायडू और पूरे परिवार की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उस उदास पन्ने को अब कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जन्म भले ही चौटापालम में हुआ था, जैसा कि हमने पहले भी आपको दिखाया था, लेकिन उनका लालन पालन श्रीरामपुरम में हुआ। और हम जहाँ खड़े हैं वो है श्रीरामपुरम। मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा गांव है, जो ये गांव इतना विकसित हो गया है कि लगता है छोटा शहर जैसा। पत्नी के असमय जाने के बाद पिता रंगैया नायडू ने पुत्र वेंकैया नायडू और अपनी दोनों पुत्रियों को ननिहाल श्रीरामपुरम भेज दिया ताकि नाना नानी और मामा मामी की देखरेख में आगे का पालन पोषण हो सके। बीतते समय के साथ दोनों बहनों के साथ वही उनका घर हो गया। जीवन में आगे का मार्ग यहीं से प्रशस्त हुआ। वाइस प्रेसिडेंट का घर है। छोटा बच्चे से सारे इधर जीवन टोटल हो गया। हाथ से स्कूल को गया, कॉलेज को गया। अपनो विद्यार्थी देश में वो विशाखापट्टनम में पढ़ने के बाद हॉलीडेज में भी रहेगा। उसका मॉम का पर्यवेक्षण में सर बड़ा हो गया। ननिहाल में ही रहकर वेंकैया नायडू ने 1967 में नेल्लोर के वीआर हाई स्कूल से माध्यमिक शिक्षा और वीआर कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। वीआर कॉलेज नेल्लोर के प्रसिद्ध महाविद्यालयों में शामिल था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ ये खेलकूद और अन्य गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। इस कॉलेज ने वेंकैया नायडू के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। आगे चलकर ननिहाल में रहते ही उनका विवाह भी संपन्न हुआ। हम अभी खड़े हैं नेल्लोर के वीआर कॉलेज के सामने। यहाँ वेंकैया नायडू ने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की थी और उन्होंने यहाँ न सिर्फ उच्च शिक्षा अकादमिक शिक्षा पूरी की, बल्कि उन्हें यहाँ से राजनीतिक का प्रशिक्षण भी मिला। उन्होंने यहाँ सांस्कृतिक आंदोलनों में, राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया और उसके बाद सामाजिक कार्य करने का भी प्रशिक्षण उन्हें यहीं से मिला। कॉलेज के समय से ही वेंकैया नायडू छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए।
यहीं से उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र राजनीति में प्रभावी हस्तक्षेप प्रारंभ किया। वीआर कॉलेज छात्र यूनियन के अध्यक्ष भी बने। बोलने की रोचक शैली, लोगों के बीच सक्रियता और लक्ष्य के प्रति लगन ने उन्हें राजनीतिक रूप से सजग छात्रों का रोल मॉडल बना दिया। At the time of the student leader, Mr. Naidu ji, he is a role model for the youth and students, and he is a very disciplinary and commitment, and everything is followed by the Venkaiah Naidu ji, inspiration for the all students. अपने छात्र को राजनीतिक जीवन के उच्च शिखर पर बैठा देखना किस शिक्षक को गौरव से नहीं भर देगा। ऐसे व्यक्तित्व की छात्र जीवन से जुड़ी स्मृतियां किसी धरोहर से कम नहीं। नेल्लौर में हमें वेंकैया नायडू के एक शिक्षक वीएस रामचंद्र राव मिले। राव वीआर कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक थे। इन्होंने उपराष्ट्रपति को भी पढ़ाया था। इन्होंने बताया कि वेंकैया नायडू एक गंभीर विद्यार्थी थे। He studied well. He was sincere as a student. He was sincere as a party worker. He himself came to the classes regularly. I never had any occasion to question him. नेल्लौर में पढ़ाई पूरी हुई तो विशाखापट्टनम प्रतीक्षा में था। वेंकैया नायडू ने कानून की पढ़ाई के लिए उधर का रुख किया। यहाँ राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ती गई। कानून की डिग्री मिली तो भविष्य की आहटों को भांपते हुए वेंकैया नायडू ने किसी अदालत में प्रैक्टिस करने के बजाय राजनीति में आगे कदम बढ़ाना ही ठीक समझा। कह सकते हैं कि जीवन में राजनीति के महत्व को उन्होंने पूरी तरह समझा और उसे अपना पूर्णकालिक काम बनाने का फैसला ले लिया। उनके मित्र बताते हैं कि तब भी उनका कोई शत्रु या विरोधी नहीं था। वेंकैया नायडू हर दिल अजीज थे। इतनी चतुराई से अपनी बात रखते थे कि कोई विरोध कर ही नहीं सकता था। Venkaiah Naidu was my classmate and also benchmate. Just by my side, I used to sit as first man, and he used to come and push me and used to sit. And he is the first man, and then I was the second man. On the first day when he pushed me, I thought, who is this fellow standing me like this? And the very next day he became a friend, and the closest friend afterwards. राजनीति की यात्रा में वेंकैया नायडू आंध्र विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। बाद में जब ये जय आंध्र आंदोलन में सक्रिय हुए तो इसका चेहरा हो गए। सन 72 में हुए इस आंदोलन का उद्देश्य तेलंगाना से अलग आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग थी। Venkaiah Naidu came to Visakhapatnam, and then he has participated in several movements. In 1972, I think, Andhra agitation was there. Andhra agitation, though he was a student here, was very actively participating in the guidance of Tenneti Viswanathan Garu, one of the great eminent persons of Visakhapatnam, and also Sardar Gautalaksana Garu. And he was participating in every agitation, and he was very active in every movement, not only in the law college premises, but also very active in the public life, right from the time he has joined law course in Andhra University. वेंकैया नायडू के मित्र बताते हैं कि वो तब भी नियमित व्यायाम और टहलना पसंद करते थे। विशाखापट्टनम में समुद्र के तट पर टहलना उनके शौक में शामिल था। He was walking in this beach road every day, and the usual meet place is that RK Beach Point. RK Beach Point is a place where all the students will meet, and Venkaiah Naidu was one. And as I was telling, his voice is just like the voice of this ocean. It is continuous, it is very loud, and it is audible. And apart from that, everybody used to enjoy hearing his voice as we are enjoying the voice of this ocean. 1974 में संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा तो वेंकैया नायडू ने अपने आप को पूरी तरह से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में झोंक दिया। वो
छात्र संघर्ष समिति की आंध्र प्रदेश की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के संयोजक बने। राज्य में इस आंदोलन को फैलाने में इन्होंने अपना जी जान लगा दिया था। इस दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा। फिर युवा वेंकैया नायडू पर पार्टी नेतृत्व की नजर गई और उन्होंने 1977 से 1980 के बीच जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसी बीच 1978 में आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और ये जनता पार्टी के टिकट पर उदयगिरी से विधायक चुने गए। वेंकैया नायडू ने अपने जीवन में चुनावी राजनीति की सफल शुरुआत यहीं से की थी। ये जो भवन देख रहे हैं, उस भवन में वे पहली बार एमएलए बनकर आए थे और यह भवन उस समय के आंध्र प्रदेश विधानसभा का भवन है, आज के आंध्र प्रदेश की विधानसभा का नहीं। उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ थे और वेंकैया नायडू एमएलए बनकर इसी विधानसभा भवन में आए थे और एक बार जब इस भवन में प्रवेश किए, उन्होंने पहला कार्यकाल पूरा किया, दूसरा कार्यकाल का कुछ समय पूरा किया और उसके बाद वे लगातार आगे ही बढ़ते चले गए, पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। वो तो 2 बार एमएलए थे। वॉज अ वेरी गुड स्पीकर इन असेंबली। जो भी उन्होंने बात करता, हेडलाइंस आते थे सुबह, जैसे अब आ रहे हैं, तब वहीं से कई सालों से वही है उनका। कंटिन्यूसली वॉज वेरी फेरोशियस स्पीकर एंड वेरी गुड ऑरेटर। कई इश्यूज लेते थे उन्होंने, बहुत अच्छा उनका यह था विधानसभा में। वेंकैया नायडू ने विकास कार्यों में कभी कोई भेद नहीं किया। इनके गांव के करीब कसूर कस्बे में मस्तान दरगाह है। वेंकैया नायडू ने इस दरगाह के सौंदर्यीकरण में सहयोग किया था। यहाँ के मुख्य पार्टी रंगैया नायडू, नायडू साहब का वालिद का साहब, यहाँ को अल्लूरी चिन्नमस्तान नायडू, इनके ससुर साहब का नाम है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में सक्रियता के दौरान वेंकैया नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया करते थे। ये बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता रहे और बाद में 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी, तो वेंकैया नायडू बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बने। केंद्र की राजनीति में आने के बाद भी अपने गांव और प्रदेश को इन्होंने कभी भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया। माँ का घर छोड़ के मदर का घर जाते हैं ना, ऐसा है मेरा इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन। द प्राइम मिनिस्टर has chosen me to join his cabinet. I will try to do justice to the responsibility that is given to me. 1998 के बाद राज्यसभा इनका राजनीतिक सदन बन गया। ये 4 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में इन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री और फिर शहरी विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला। लंबे अनुभव और वरिष्ठता को देखते हुए 2017 में पार्टी ने इन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और चुनाव जीतकर ये देश के उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी भी निभाई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एक सभापति के रूप में इन्हें कुछ इस तरह से याद करते हैं। जब मैं राज्यसभा का उपसभापति बना तो स्वतः अपनी ओर से हर 3 महीने 6 महीने में मैं क्या काम कर पाया हूँ, क्या करता हूँ, इसकी रिपोर्ट में बनाता था बहुत विस्तार से। जिन कमेटियों का अध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन होने के नाते मैं था, उनकी रिपोर्ट, फिर उन महीनों में और क्या काम किया, इन सारी चीज़ों को बना करके मैं देता था। ये कोई अनिवार्यता नहीं थी, पर वो पढ़ना, उसको पढ़ करके बहुत प्रोत्साहित करते हुए पत्र लिखना, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। हर पग पर उन्होंने प्रोत्साहित किया। जब भी चुनौतियाँ आई, जब भी ऐसा लगा कि इन चीज़ों में उनका मार्गनिर्देश चाहिए, हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो उनके साथ काम करने से उनके जो संवेदनशील व्यक्तित्व का हिस्सा है वो भी जाना। अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में वेंकैया नायडू ने न जाने कितने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, उनकी प्रेरणा बने। हाउस में चौथे या 5वें दिन ही मुझे आदेश मिला कि मुझे एक बिल को ओपन करना है। मेरी मेडन स्पीच लगभग 40-45 मिनट तक चली, पर उस सब के पीछे जो एक थोड़ी हेजिटेशन थी, डर था,
उस समय माननीय वेंकैया नायडू जी ने मुझे एक दिन बुलाया और मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी, मुझे समझाया कि ये अच्छी तरीके से अध्ययन करके आओ, विषय को पूरी तरीके से समझो, पूरा रिसर्च करो, इसके बारे में 4 एक्सपर्ट से सलाह मशुरा करो, तो आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वो नेशनल प्रेसिडेंट थे, व्हेन ही वाज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, आई वाज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो अंतर तो इतना है, व्हेन ही केम टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेन आई वाज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वेंकैया जी मुझे और हमारा एक जनरल सेक्रेटरी था, उन लोगों को भी पहले जब वो ब्रेकफास्ट पर बैठे थे, नहीं कॉल माय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रहलाद, लेट हिम ऑल्सो सिट हियर, मीन्स ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ कार्यकर्ता। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे तो एक ही संस्था से आए हैं, हमारा परिचय वहाँ विद्यार्थी परिषद के कामकाज में हम जब कार्यकर्ता थे उसी वक्त से आज तक वो रिलेशन मेंटेन उन्होंने भी किया है, हमने भी किया है। राज्यसभा के सभापति रहते वेंकैया नायडू ने सदन में महिला सदस्यों को बोलने के लिए हमेशा प्रेरित किया। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और महिलाओं को तो बहुत उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, और कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, बिल पे किसी पे बोलना हो तो मतलब बहुत वो महिलाओं को सहयोग करते थे, तो बहुत प्रोत्साहन देते, बहुत सम्मान दिया उन्होंने। सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के, सभापति के आसन पर रहते हुए इन्होंने सभी को समान अवसर दिया। ये हर किसी के लिए एक उदाहरण बने। जो एनकरेज करते थे कि हाँ आप बोलिए, जो चांस देते थे, और सीजन सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को तो अलग बात है, पर यंग पार्लियामेंटेरियंस, फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियंस को ये बहुत एक एनकरेजमेंट लगता है कि आपको एक चांस दिया है। तो मैंने तो बहुत सीखा है उनसे, और मैं बहुत 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 आदर करती हूँ उनका, और डेफिनेटली आई विल मिस इट। I still remember that whenever we wanted to speak and were not getting any opportunity, we would go especially to him and say, this is an important question that I would like to raise in the House. And he made a conscious effort to make sure that we got the chance to do that. Yes, we did sometimes feel that he's like a very disciplinarian and would really want the house in order. वेंकैया नायडू जी एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक इतनी बड़ी लेगेसी है, और उन्होंने जो पॉजिटिव तरीके से एज अ पार्लियामेंटेरियन रहे हों, एज अ मिनिस्टर रहे हों, या वाइस प्रेसिडेंट रहे हों, पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी का उन्होंने हमेशा एक सही उदाहरण पेश किया है। The way of he conducting the house is something remarkable. I have seen so far 3 to 4 chairmen in my experience in the Rajya Sabha. Everyone is different in a manner or so, but वेंकैया नायडू गारू remains in our heart. भारतीय भाषाओं के लिए वेंकैया नायडू के मन में विशेष प्रेम रहा है। राज्यसभा के सभापति होने के कारण इन्होंने हमेशा सदन में सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए प्रेरित किया। इस क्रम में इन्होंने मॉनसून सत्र 2018 से सांसदों को 22 भारतीय भाषाओं में अपनी बात रखने और अंग्रेजी तथा हिंदी में उसके तत्काल भाषांतरण की व्यवस्था की। इसके पहले राज्यसभा में 12 भाषाओं के भाषांतरण की सुविधा थी। मातृभाषा के प्रति इनके इस लगाव की सराहना सभी करते हैं। मातृभाषा के ऊपर उनका जो प्रेम है, और सिर्फ वो अपने आप में सिर्फ तेलुगु के बारे में मत बोलते हैं, हमको बोलते हैं जब भी आपको मौका मिलता है आप कन्नड़ में बोलो। जब व्हेन आई वाज ओनली MP, नाउ आई एम मिनिस्टर, ही यूज्ड टू टेल मी whichever the things specially related to Karnataka, you speak in your own language, Kannada, you should be very proud of that. उन्होंने जिस तरह से सारे राज्यों के जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय लैंग्वेजेस हैं, उसको प्रमोट किया, उसको एनकरेज किया, और सदन में वो रीजनल लैंग्वेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाए माननीय सांसदों के द्वारा, इसकी प्रचेष्टा करी, ये अत्यंत सराहनीय है। एक कुशल राजनेता के साथ वेंकैया नायडू की वाक्पटुता के भी सभी कायल रहे हैं। शब्दों की तुकबंदी, कटाक्ष, व्यंग की उनकी रोचक शैली और हाजिर जवाबी की चर्चा हमेशा ही होती रही है। Wherever I am going, I am telling the youngsters,
love the nature, live with the nature. Love and live with the nature, that is the need of the hour. This has to be understood by all. Nature is very important. We have to take advantage of the nature. उनके बोलने का तरीका जो उसमें व्यंग भी है, उसमें फन भी है, उसमें हास्य भी है, उसमें विनोद भी है और उसमें कटाक्ष तर्कों के साथ ज़बरदस्त जवाब भी है। तो जो एक संसद के सदस्य के प्रभावी काम करने के जितने पैमाने होते हैं, वेंकैया जी सब पर खड़े उतरते रहे। शब्दों का इस्तेमाल तो कोई वेंकैया नायडू जी से सीखे, जिस प्रकार से वो रोचक तरीके से वन लाइनर्स, बड़े ही अच्छे वन लाइनर्स लाते थे। मुझे याद है जब पहली बार चेयरमैन के रूप में राज्यसभा पे प्रिसाइड कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, इफ यू कोऑपरेट आई विल ऑपरेट बेटर। उपराष्ट्रपति को निकट से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार ए सूर्य प्रकाश अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते इनके विकास कार्यों को कुछ इस तरह से याद करते हैं। वेंकैया नायडू जी रूरल डेवलपमेंट मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार का एक बहुत बड़ा स्कीम था। ग्रामीण प्रदेश में सड़क ही नहीं था और मेन रोड से कनेक्शन मिलना, इट वाज अ वेरी बिग, तो दैट रेवोल्यूशनाइज्ड दैट। वेंकैया नायडू ने हमेशा गरीबों और पिछड़े इलाकों के लोगों की जीवन स्थिति सुधारने की चिंता की है। स्वर्ण भारत ट्रस्ट का निर्माण कुछ ऐसे विचारों का ही परिणाम रहा। ये ट्रस्ट गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, युवाओं को स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण देने के साथ साथ सेवा सहायता के कई और कार्य करता है। संस्था की सहायता से महिला सशक्तिकरण का कार्य भी किया जाता है। Early childhood he lost his parents and he used to travel a long distance by walk to reach out his school. So he wanted to set up a school which could be accessible to all the rural children. Swarna Bharat, this is all comes under the umbrella of Swarna Bharat. Swarna Bharat also they are extending full cooperation in the development of the institute. Here entire education, 3 months skill development course is free of cost. This institute is being running. This is a vision of our Honorable Vice President Sri Venkaiah Naidu Garu. They are also continuously monitoring and also taking the advice and what best they are developing very well in this institute also. युवा अवस्था से सक्रिय राजनीति में रहे एक अनुभवी व्यक्तित्व के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में सफल कार्यकाल की समाप्ति एक पड़ाव होगा। अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में इन्होंने जो सम्मान अर्जित किया है, संबंधों को सहेजा है, मिसाल कायम की है, वो पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। तो ये है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और ऐसा रहा है उनका जीवन। एक सरल और सहज व्यक्तित्व, लोकतांत्रिक मिजाज, लेकिन नियम के पक्के। इसीलिए अपने जीवन में उन्होंने सर्वदलीय सम्मान प्राप्त किया। जीवन के जिस मोड़ पे, चाहे व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो, पारिवारिक जिम्मेदारी हो या संवैधानिक जिम्मेदारी हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। और उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि नेतृत्व की क्षमता बड़े परिवारों में जन्म लेने से नहीं, बल्कि नेतृत्व की क्षमता देश के बारे में चिंतन करने से और योजनाओं को क्रियान्वित करने से मिलती है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित इस स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अगली रिपोर्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।